यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ होने वाला बुलडोजर एक्शन अब एक मॉडल बन चुका है। लेकिन इस बार योगी के पहलवान को जो टास्क मिला है वो जेल में बंद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिलाने का है। उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई, 40 में से 38 भवनों का अवैध तरीके से निर्माण करा लिया और साथ ही 2 अवैध मस्जिद भी यूनिवर्सिटी कैंपस में बनवा दी। अब उन 2 अवैध मस्जिद और 38 बिल्डिंग का आखिरी वक्त आ चुका है। अब 15 दिन बाद यहां बुलडोजर आएगा और आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को 2 नंबरी कर जाएगा। मतलब वहां सिर्फ 2 इमारतें ही बचेंगी। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। ये मस्जिद, ये दूसरी मस्जिद, ये सफेद रंग का भवन, ये लाल रंग की इमारत, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के इन जैसे कुल 38 भवनों पर योगी का बुलडोजर काल बनकर मंडरा रहा है। ये जो अवैध बिल्डिंग है 38, उसे खुद तोड़ लें या फिर प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चलेगा। इन 38 के 38 भवनों के पास अब समय कम है और इन्हें गिराने का टास्क बड़ा है, क्योंकि योगी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि या तो इन अवैध मस्जिदों और भवनों को खुद गिराओ, नहीं तो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार रहो। ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, लाल बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग अवैध रूप से बना हुआ है। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद को भी अवैध रूप से यहाँ पर बनाया गया है। आजम खान की इस जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर प्रशासन की तरफ से 15 दिनों का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बने 40 में से 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में 38 भवन अवैध हैं, जिन्हें अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खुद ब खुद जमींदोज नहीं किया तो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस नहीं दिया है, ध्वस्तीकरण का आदेश हमने पारित किया है। सभी तथ्यों को देखते हुए ये पाया गया कि जो उसमें 40 स्ट्रक्चर हैं, उसमें से 38 स्ट्रक्चर का कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इसका मतलब यह है कि 15 दिन यानी 360 घंटों के बाद 38 बुलडोजर अपना जौहर आजम खान की इस यूनिवर्सिटी में दिखाएंगे। हर बुलडोजर एक एक भवन को गिराएगा और पूरी यूनिवर्सिटी योगी के महाबली से पट जाएगी और आखिर में 15 दिन बाद आजम का जौहर सिर्फ 2 नंबरी रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ समतल हो जाएगा। कुछ बचेगा तो केवल वो 2 भवन जिनका रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से नक्शा पास है, यानी मेडिकल कॉलेज भवन और एकेडमिक ब्लॉक का भवन, और बाकी के 82,309 वर्ग मीटर में हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद उमर और मस्जिद नखोड़ा भी नब जाएंगी। मस्जिद उमर यानी उमर मस्जिद जो है ये भी अवैध है। फैकल्टी ऑफ लॉ ये अवैध है। एग्रीकल्चर ह्यूमैनिटीज़ मस्जिद नखोड़ा, बॉयज़ हॉस्टल, सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस, चांसलर ऑफिस, कार पार्किंग, तमाम जितने भी आप ब्लॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर, कुल इस कैंपस के अंदर 40 ब्लॉक बनाए गए, जिसमें से ये मेडिकल कॉलेज, इसका नक्शा पास कराया गया था। रामपुर नगर निगम के मुताबिक इन भवनों की फायर एनओसी भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई। यूनिवर्सिटी में सीधे तौर पर हजारों जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा था। यहां तक कि पीडब्ल्यूडी की बनाई सड़क पर भी आजम की यूनिवर्सिटी की तरफ से कब्जा कर लिया गया था, जिस पर अब ये बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिखा है ये आम रास्ता है। ये 3.5 किलोमीटर का ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये बताया गया है आम रास्ता, यानी ये रास्ता आम पब्लिक के लिए है। ये लालपुर नहर की ओर ये रास्ता जाता है और वहां तक इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। 3.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कराया था, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर तक जाती है। इस पर भी अभी तक सपा नेता आजम खान का कब्जा था। इस रोड पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और लालपुर बैराज तक ये रोड जाती थी, इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। लेकिन आजम का जौहर अब नहीं टिक पाएगा। इससे मियां भाई तिल मिलाने लगे। यूनिवर्सिटी को लेकर इसको गिराया नहीं जाना चाहिए।
और जो इसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका भविष्य भी खराब होएगा ये गिरेगी तो। उस टाइम आईडिया आया कब यहाँ पर, उस टाइम तो था ही नहीं, ये तो बाद में आया। 250 एकड़ में फैली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे उन्होंने अखिलेश सरकार में मंत्री रहते बनवाया था, लेकिन इसकी चमक अब गिनती के दिनों की मेहमान है। राजू राज, जी मीडिया, रामपुर। आजम खान सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अभी भी अकड़ में। योगी प्रशासन के नोटिस के बाद तो और ज्यादा तिलमिलाएगा। इसका सबूत जी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जहरुद्दीन से नोटिस पर बात करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के चांसलर धमकाने पर आ गए। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, आप भी देखो। जवाबदेही तो मैं जवाब कोई नहीं दूंगा। कोई जवाब नहीं दूंगा। तो ये अवैध रूप से कैसे बन गया? अवैध ये कुछ नहीं है, ये बताएगी कोर्ट आपको। मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। कोर्ट आप लोग जा रहे हैं, अगला स्टेप बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप मेरे हलक में अपना क्वेश्चन डाल के आंसर मत निकलवाइए मुझसे प्लीज। अब नाराज क्यों होते? सवाल मैं लॉ फैकल्टी का डीन चल मैं रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कौन है। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत कर दूंगा अभी आपको। नाराजगी क्यों? नाराज इसके लिए जब मैं आपका जवाबदेही तो बनती नहीं दे सकता। क्या सिक्योरिटी वालों को बुलाऊं फिर? अभी नहीं, आप बुला लीजिए। सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बस पूछिए, मत पूछिए मुझसे। तो नाराज क्यों हो रहे हैं आप? हो रहा हूं, ये मेरा हक है। इस्लाम धर्म को अपनाने या किसी के मुस्लिम होने की सबसे पहली शर्त पहला कलमा पढ़ने को ही माना जाता है, लेकिन वो भी जोर जबरदस्ती या फिर किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। मगर हैदराबाद की एक प्राइवेट स्कूल में 6 साल के हिंदू छात्र को कलमा वाला होमवर्क दिया गया। आरोप है कि बकायदा स्कूल की डायरी में कलमा फातिहा पढ़ने का फरमान सुनाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल ने इस तरह की मजहबी साजिश क्यों रची और कैसे बेनकाब हुआ आरोपी टीचर का इस्लामीकरण वाला प्लान। इस रिपोर्ट में समझिए। ये हंगामा, ये बवाल, ये धरना प्रदर्शन हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में मौजूद एक हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल के सामने हुआ, जिसका नाम है सक्सेस द स्कूल। सवाल है कि स्कूल के खिलाफ इस प्रोटेस्ट को क्यों अंजाम दिया? आखिर क्यों प्रदर्शनकारी स्कूल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी? तो इसके पीछे की वजह है हैदराबाद के सक्सेस द स्कूल पर लगे आरोप यह है कि स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 6 साल के हिंदू छात्र को कलमा और फतीहा पढ़ने का होमवर्क दिया गया। क्लास की टीचर ने खुद हिंदू बच्चे की डायरी में होमवर्क को लिखा। हिंदू छात्र के परिजन डायरी में लिखे होमवर्क को देख सन्न रह गए। बच्चे के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रबंधन से इस पर जवाब मांगा। काफी देर तक स्कूल परिसर में हिंदू बच्चे के परिजन और टीचर्स के बीच बहस होती रही। वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि स्कूल प्रबंधन ने हिंदू छात्र के परिजनों की शिकायत को बिल्कुल अनसुना कर दिया। लेकिन ये मामला यही शांत नहीं हुआ। परिजनों ने इस मामले की शिकायत की। पहले भी लिखा था, स्ट्राइक ऑफ क्या है? I went to the school to pick my nephew up, and I saw his diary was something which is not related to the subject, and I saw teacher writing to read Kalma, to read Surah Fateh. हिंदू छात्र के घर वालों का आरोप है कि उन्होंने अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भेजा, न कि किसी मदरसे में, जहां कलमा और सूरह अल फतीहा पढ़ने और उसे सुनाने को कहा जाए। लिहाजा जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, इस घटना से स्थानीय लोग और हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए। उन्होंने स्कूल परिसर के बाहर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ये अच्छा नहीं सब, ये कलमा कैसा पढ़ाते हैं? इससे पहले जम्मू कश्मीर में है, कलमा नहीं पढ़ा तो मर्डर करे। बच्चा कैसा बता रहा क्या? ऐसा बता रहा क्या? वो ये स्कूल पहले रद्द कर, ये स्कूल है सब, इनका 5-6 स्कूल है, पूरा रद्द कर देना। इनका पीछे अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी ये पूरा भाग्यनगर में खराब कर दे रहा। हिंदू संगठनों का आरोप है कि हैदराबाद का ये स्कूल ओवैसी के इलाके में मौजूद है और ओवैसी ब्रदर्स की शह पर स्कूल हिंदू छात्रों के इस्लामीकरण की साजिश रच रहा है। हिंदू छात्रों को जबरन कलमा और फतीहा पढ़ाया जा रहा है ताकि मासूम बच्चों को जिहाद की भट्टी में झोंका जा सके। देखिए, भाग्यनगर के अंदर जिस प्रकार से ये जो सॉफ्ट कन्वर्जन का बच्चों को टारगेट करके एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है,
इसकी ये पोल खोलती है होमवर्क की डायरी है। किस प्रकार से छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिहादी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिस तरह से कलमा नहीं फतेहा भी सिखाया जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने आरोपी टीचर को निलंबित कर दिया, जिसका नाम शेख आयशा परवीन। लेकिन हिंदू छात्र के परिजन का आरोप है कि ऐसा वाकया पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बच्चों की स्कूल डायरी में मजहबी बातों का जिक्र किया गया था। परिजनों के इस आरोप के बाद जी न्यूज की टीम ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। चार मीनार जोन के डीसीपी करण खरे से सवाल पूछे, आखिर उनका क्या जवाब था, आप भी गौर से सुनिए। सर, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हुआ था, ऐसे क्या रह सकते हैं? So basically, till now, prima facie, we do not have any kind of evidences. If the previously also if this kind of things has happened, definitely police will investigate in this matter. पुलिस का साफ कहना है कि ऐसा वाकया पहले हुआ, उसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन जांच जारी है। मगर इस मामले के बाद जिस तरह हैदराबाद की सड़कों पर कोहराम मचा है, जिस तरह हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे साफ है कि ये मामला यहीं शांत नहीं होगा। और देख सकते हैं यहाँ स्कूल के पास सिचुएशन इतना हाई टेंशन बन चुका है और सिर्फ ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सब एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जब कलमा जबरदस्ती से पढ़ा रहे हैं तो भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और इसके ऊपर हाई इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। यहाँ हैदराबाद का जो प्रोटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। कैमरामैन मधु के साथ गिरीश मीडिया। देश के कट्टरपंथी गैंग के नए हेडमास्टर का नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी, जिनका काम है सनातन का अपमान करना, मतलब अपनी जहरीली तकरीरों से मुस्लिम समुदाय के बीच जहर घोलना। मौलाना जर्जिस अंसारी ने अब भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताकर करोड़ों सनातनियों को क्रोधित कर दिया। और यही नहीं, इसके लिए बकायदा श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक की गलत व्याख्या भी कर डाली। जर्जिस का यह बेहुदा ज्ञान उन्हें सलाखों तक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है। इस्लामिक विचारों को फैलाने की बजाय सनातन के खिलाफ झूठा ज्ञान फैला रहा है। यूपी के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने बयान ऐसे वक्त दिया है जब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद बढ़ रहा है। जिस श्लोक का हवाला दे रहा है वो श्लोक मौलाना ने इसका अर्थ बताया कि ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर का योग करते हुए करना चाहिए। जबकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगी यानी साधक को चाहिए कि वह एकांत में रहकर निरंतर अपने मन को योग यानी ध्यान में लगाए। वैसे मौलाना अंसारी योग की बात कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को नहीं समझा पाया कि योग करना हिंदू धर्म की पूजा करना नहीं है। वैसे मौलाना ने श्री कृष्ण को मुसलमान बताने की जो हिमाकत की है, उससे कृष्ण की आराधना करने वाले भड़के हुए हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी का देश के मुसलमानों को बरगलाने, भटकाने, बहकाने का खेल पुराना है। ये है बिहार के किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, जिन्होंने संस्कृत को भारत की भाषा मानने से ही इनकार कर दिया है। लेकिन हकीकत तो यह है कि संस्कृत भाषा उर्दू से भी 3000 वर्ष पुरानी है। मौलाना जर्जिस अंसारी सरीखे मजहबी ठेकेदारों की जुबान तो समझ में आती है, लेकिन कांग्रेसी सांसद मोहम्मद जावेद की देव भाषा संस्कृत पर दिया गया बयान समझ से परे है कि भाषा की कौन सी किताब सांसद जी ने पढ़ ली है। उम्मीद है कि आगे से पहले इतिहास और पौराणिक किताबों को पढ़ने के बाद ही जुबान खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के एक्शन का हर तरीका अभी तक एक नया मॉडल बनकर ही निकला है। देश के अलग अलग राज्यों में अपनाया जाता रहा है। अब योगी का ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकर्स को उतारने वाला एक्शन उत्तराखंड में धामी अपना रहा है। देवभूमि में अभी तक 14 मस्जिदों के शोर को साइलेंट कर दिया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, सीढ़ी लगा दी गई है, पुलिस पहुंच गई है। कहीं मियाँ जी खुद ही लाउड स्पीकर उतारने में जुट गए हैं, तो कहीं पुलिस वालों की मौजूदगी में लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतारने का काम तेजी से जारी है। ये तस्वीरें योगी के यूपी की नहीं बल्कि धामी के उत्तराखंड की हैं। देवभूमि को धामी कैसे बदल रहे हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। इस कार्रवाई के पीछे का कारण है तेज आवाज, समय सीमा का उल्लंघन। आपकी स्क्रीन पर ये वो मस्जिदें हैं
जहां नियमों को ताक पर रखकर लाउडस्पीकर बजाए जा रहे थे। इन्हीं लाउडस्पीकरों के जरिए अजान की लाउड आवाज फैलाई जा रही थी। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब धामी फोर्स ग्राउंड पर उतर गई है। जहां तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजते दिख रहे हैं, उन्हें बिना वक्त गंवाए उतारा जा रहा है। उधम सिंह नगर में तो पुलिस ने लाउडस्पीकर पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत अभी तक जसपुर, काशीपुर, ITI, केलाखेड़ा, किच्छा, नानकमत्ता और खटीमा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। देखिए कैसे धामी की पुलिस जब इस स्पेशल अभियान के तहत मस्जिद पर पहुंची तो भाईजान मस्जिद की छत पर चढ़ गए और लाउडस्पीकर को उतारने की कवायद शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने मियां भाई को ध्वनि प्रदूषण न फैलाने की हिदायत भी दी। जसपुर में धामी की पुलिस खुद मस्जिद की छत पर लाउडस्पीकर उतारने के लिए चढ़ गई और ये साफ कर दिया कि ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। 14 लाउडस्पीकर्स को सीज किया गया और 6 लाउडस्पीकर के संचालन करने वालों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। जो भी ध्वनि प्रदूषण के नॉर्म्स उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी कार्रवाई तो धामी फोर्स ने खटीमा में की, जहां 4 मस्जिदों से 7 लाउडस्पीकर हटाए गए। साथ ही किच्छा और खटीमा में 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए गए। जिसके बाद भाईजान अपने गिरेबान में झांकने के बजाय पुलिस प्रशासन को ही ज्ञान दे रहे हैं कि सही कार्रवाई कैसे की जाती है। सभी के लाउड स्पीकर उतारे जाएं, ना कि केवल मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारे जाएं। हम शासन से यही कहना चाहते हैं कि अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल है, जहाँ भी जिसको ये दिक्कत हुई है ध्वनि प्रदूषण से, तो उनको और कहीं दिक्कत ना हो, तो जहाँ भी लाउड स्पीकर सभी जगह से उतारे जाएं। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शांति बनाए रखने का कड़ाई से पालन होगा और जब लाउडस्पीकर बजेंगे भी तो निर्धारित डेसिबल सीमा के अंतर्गत ही बजाए जाएंगे। किसी हाल में कोताही नहीं बरती जाएगी। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से धामी फोर्स का ये विशेष अभियान थमेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और मॉडल है जो इन दिनों काफी हिट हो रहा है। वो है योगी का सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अपनाया गया कदम। देश की सुरक्षा के लिए भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों के खिलाफ जिस तरह योगी ने ऑपरेशन चलाया था, ठीक वैसे ही अब जैसलमेर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुलडोजर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पहली शर्त है किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए कि सुरक्षा का वातावरण हो जो राज्य को देना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। बुलडोजर एक्शन मोड में, ये बुलडोजर देश की सुरक्षा के लिए चल रहा है। ये बुलडोजर एक्शन बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम चल रहा है। चारों तरफ खुला मैदान है, रेतीली सुनहरी मिट्टी है और यहीं से कुछ दूरी पर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये जैसलमेर बॉर्डर बेहद संवेदनशील है। भारत पाक सीमा से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित है। जिस इमारत को गिराया जा रहा है ये अवैध मदरसा है, जिसे 2 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बना लिया गया था। ये जमीन मूल रूप से पोंग डैम विस्थापित के लिए आवंटित थी, लेकिन अवैध कब्जाधारियों ने यहाँ बाउंड्री वॉल खींचकर मदरसा बना लिया, जिसे ऑपरेशन क्लीन के तहत मलबा कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद रही। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। उसके बाद देखिए कैसे देखते ही देखते मदरसा और उसके साथ अवैध रूप से बनाई गई दूसरी चीजों को भी बुलडोजर ने कैसे मिट्टी कर दिया। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और ये साफ शब्दों में कहा कि किसी भी धार्मिक पहचान से पहले देश की सुरक्षा है।
यही कारण है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 किलोमीटर दायरे में सभी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर बॉर्डर पर प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन तेजी से जारी है। इस तरह की कार्रवाई योगी सरकार ने पिछले साल भारत नेपाल सीमा पर की थी। सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसके तहत अवैध मदरसों पर गाज गिरी थी। सिद्धार्थ नगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध निर्माणों को कब्जा मुक्त कराया गया था। अब इसी तरह की कार्रवाई राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर पर अतिक्रमण के खिलाफ जारी है। न केवल यूपी और राजस्थान में देश की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बॉर्डर पर दुश्मन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार है। यूपी में योगी के बुलडोजर ने कमान संभाली हुई है। बंगाल में शुभेंदु घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग लगा रहे हैं। असम में हिमंता बिस्वा घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़े हैं। तो अब राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा के लिए अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में आगे बढ़ते हैं। चीन को पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर मानता है और वक्त बेवक्त चीन से अपनी दोस्ती की मिसालें देता है, लेकिन अब इस दोस्ती पर ग्रहण लग गया है और वजह है पाकिस्तान की कर्जाखोरी वाली फितरत। दरअसल पहले तो सिपेक के नाम पर पाकिस्तान ने चीन से अरबों डॉलर का कर्जा लिया। खैर, कर्जा तो पाकिस्तान चुका नहीं पाया, लेकिन उस कर्जे पर जो ब्याज बना उसे माफ करने की गुहार चीन से करने लगा। बस इसी बात से जिनपिंग भड़क गए और ब्याज चुकाने की वार्निंग दे दी। कर्जा लेना और उस कर्जे को ना चुकाना पाकिस्तान की फितरत है, या कहें अपने वजूद के साथ ही कर्जाखोरी करना पाकिस्तान को बखूबी आता है। मगर इस बार कर्जाखोर पाकिस्तान को उसके आका यानी जिनपिंग ने ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद मुनीर शहबाज के होश उड़ चुके हैं। जानते हैं कैसे? दरअसल पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों से 170 अरब डॉलर के लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ करने की गुहार लगाई। पाकिस्तान की तरफ से ये पैसा चीनी बिजली कंपनियों को दिया जाना था, लेकिन चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की गुहार को सिरे से खारिज कर दिया। समझौते के तहत तय सीमा में पाकिस्तान को पैसा लौटाने को कहा। अब तक तो ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते हाशिए पर हैं, लेकिन इस वाकये के बाद आका और गुलाम की जोड़ी अब टूटने की कगार पर है। लेकिन इसका जिम्मेदार भी तो पाकिस्तान ही है, जो कभी चीन के कंधे पर तो कभी अमेरिका के कंधे पर कूदता फांदता है। लिहाजा इस बार जिनपिंग ने मुनीर शहबाज के दोहरे चरित्र की सरेआम धज्जियां उड़ा दी, कर्जे का ब्याज माफ करने की गुहार ठुकरा दी। अब पाकिस्तान को आयरन ब्रदर से लात पड़ी तो फिर उसे मुस्लिम उम्मा याद आई। अरे वही इस्लामिक देश सऊदी अरब। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि चीन के पैसे को चुकाने के लिए अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने झोली फैलाई है, यानी कर्जे को चुकाने के लिए फिर से कर्जा लिया जा रहा है। अब तो पाकिस्तानी ये कबूल कर रहे हैं कि उनके हुक्मरानों ने न सिर्फ मुल्क को तबाह किया है, बल्कि उसकी इज्जत भी पूरी दुनिया में तार तार कर दी है। वजह है भीख मांगना, झोली फैलाना, कहीं भी ऑपरेशन कटोरा को एक्टिवेट कर देना। तभी तो आज की तारीख में पाकिस्तान दिवालिया और वहाँ की आवाम भूखों मरने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की आवाम ने मुल्ला मुनीर की विदाई की तारीख तय कर दी और ये तारीख है 22 जुलाई। उसके पहले मुनीर फौज बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक दमन चक्र चला रहे, लेकिन टीटीपी जैसे संगठनों के सामने मुनीर की बुज़दिल फौज टिक नहीं पा रही। मुनीर मुल्क के भीतर ही घिर चुका है। हजारों राउंड गोलियां चलाने वाली फौज अब अपने बैरकों में दुबकी बैठी रहने के लिए मजबूर हो गई। कायर जनरल मुनीर के सिपाहियों का यह सबसे क्रूर और भयावह वीडियो है। ये बलोचों के साथ पाकिस्तानी आर्मी के आतंकवाद की सबसे ताजा तस्वीर। ये वीडियो बताता है कि बलोचों की आजादी की आवाज कुचलने के लिए मुनीर फौज पहले कैसे पकड़ती, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देती। मुनीर की बुज़दिल फौज बलोचों की आवाज दबाने के लिए गोली मार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि बलोचिस्तान से पाकिस्तान का नियंत्रण जो खत्म होता जा रहा है। बलोच विद्रोहियों का दावा कि उनकी सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और बहुत जल्द अपना झंडा, करेंसी और राष्ट्रगान लागू करने जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि बिना किसी वायुसेना, आधुनिक टैंक या फाइटर जेट के
बलोच ताकतें इस मुकाम तक पहुंची हैं। लिहाजा मुनीर आर्मी बलोचों को देखते ही गोली मार रही है। सवाल ये कि पाकिस्तानी फौज गोली कहां चलाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनाक्रोश है। बलोचिस्तान में विद्रोह की आग फैल चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी हमले पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान की सेना अपने मुल्क में घिर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमलों में 9 पुलिसकर्मी मारे गए। लगभग 10 से 12 जवान जख्मी हुए। टीटीपी ने विस्फोटकों से भरा वाहन पुलिस स्टेशन में घुसाकर ब्लास्ट किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे नेताओं ने लॉन्ग मार्च रोक दिया। ये फैसला आंदोलन की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान की सरकार में लंबी बातचीत के बाद लिया गया। लेकिन इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद को 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चेतावनी दी कि अगर इस दौरान उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 22 जुलाई से उनका मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा। पीओके में 1 महीने से पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन है। मंगलवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के दमन की कार्रवाई में 12 लोगों की मौत हो गई। इन कार्रवाइयों ने पीओके के लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्से से भर दिया। मुल्ला मुनीर मुस्लिम वर्ल्ड का सुपर बॉस बनने के चक्कर में मुल्क को मिट्टी समझ बैठा था, लेकिन बलोचों, टीटीपी और पीओके की आवाम ने अपनी ताकत से मुनीर को घुटनों के बल चलने को मजबूर कर दिया। अब तक ईरान की तरफ से ट्रंप को मारने की धमकी दी जा रही थी, मगर अब तो खलीफा ने ट्रंप का ताबूत ही तैयार कर लिया है और उस ताबूत को तेहरान के चौक चौराहों पर तस्वीरों की शक्ल में लटका भी दिया। आखिर क्यों? देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप से ईरान किस कदर नफरत करता है, किस तरह हर ईरानी ट्रंप को मौत के घाट उतारने के लिए अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए छटपटा रहा है, इसका सबूत है तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर से सामने आई ये तस्वीर। एंगेलाब स्क्वायर के ठीक सामने एक बड़ी सी होर्डिंग लगी है और इस होर्डिंग पर जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, ताबूत में लेटे ट्रंप की तस्वीर के ठीक ऊपर कुछ नारे भी लिखे गए हैं और इसके साथ ट्रंप को चेतावनी देते हुए ये भी लिखा गया है कि वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मार देंगे। आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का शरीर एक खुले काले ताबूत से बाहर झांकता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में ट्रंप के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें और मुंह बंद हैं। जानते हैं ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या है? ट्रंप को यह मैसेज देना कि आज नहीं तो कल ईरान बदला लेगा, पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के इंतकाम को पूरा करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी ईरान कुछ इस तरह की धमकी ट्रंप को दे चुका है, वो भी अयातुल्ला खामनेई के जनाजे में। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर अयातुल्ला खामनेई के जनाजे की है और इस जनाजे में शामिल भीड़ के हाथों में जो पोस्टर थे उन पर ट्रंप को मारने की धमकी लिखी गई थी। इतना ही नहीं, जिस वक्त अमेरिका ईरान के बीच युद्ध का सेकंड राउंड शुरू हुआ उस दौरान भी तेहरान की एक इमारत पर लहराते पोस्टर में लिखा था वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मार देंगे। दावा किया गया कि तेहरान की जिस बहुमंजिला इमारत पर यह पोस्टर लहरा रहा था वो IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर था और इस पोस्टर के जरिए ट्रंप को सीधा मैसेज या कहें कि धमकी दी जा रही थी कि उसने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को मारकर ईरान के कोने कोने को बारूद से दहलाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम सिर्फ एक होगा और वो है ट्रंप की मौत। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं पोस्टरों और तस्वीरों के सामने आने के बाद ट्रंप सहमे हुए हैं। डर के मारे ट्रंप का गला सूख रहा है और उन्हें आशंका है कि इंतकाम की आग में सुलग रही ईरानी आवाम उन्हें टारगेट कर सकती है। हालांकि इसी बीच ईरान से ये खबर भी सामने आ रही है कि जिस जगह अयातुल्ला खामनेई को दफनाया गया, जहां उनकी कब्र बनाई गई, मशहद की उसी इमाम रजा दरगाह में आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये घटना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा जरूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।